हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 11वीं में आगे पढ़ेंगे बंध पैरामीटर के बारे में। तो आज हमें पढ़ना है बंध पैरामीटर के बारे में। ये चैप्टर 4 का ही एक टॉपिक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी जो यौगिक बनता है उसमें बंध बनते हैं और बंध कई प्रकार के रहते हैं, सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध और उपसहसंयोजक बंध। तो जो बंध रहता है उसमें बंध की लंबाई रहेगा, माने कि दो परमाणुओं को जोड़ने के लिए उसमें जो बंध रहेगा उसकी लंबाई रहेगा बंध का कोण रहता है और बंध की कोटि। तो कोण, कोटि और बंध की लंबाई, इन सब को मिला करके मुख्य रूप से बंध पैरामीटर या फिर आबंध के प्राचल या फिर पैरामीटर कहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि बंध पैरामीटर के प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं और ये क्या क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है बंध ऊर्जा या फिर बंध एंथैल्पी। तो किसी भी सहसंयोजक बंध में बनने वाले सहसंयोजक बंध में बंध को बनाने वाले परमाणुओं के द्वारा जब बंध का निर्माण होता है, बंध के बनने पे जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी वो उसकी बंध ऊर्जा कहलाएगी। या फिर कोई सहसंयोजक बंध है उसको तोड़ने के लिए या विघटित करने के लिए जिससे वो अपने पहले जैसे अलग अलग परमाणु में टूट जाए, जो ऊर्जा हमको देना पड़ता है वो कहलाता है बंध ऊर्जा। तो जो बंध ऊर्जा है, परमाणुओं में बंध के बनने के बाद जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो कहलाएगी बंध ऊर्जा। या फिर जो पहले से बंध बना है तो उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है वो कहलाता है बंध ऊर्जा। तो बनने पे जो ऊर्जा बाहर निकलती है उसको बोलते हैं बंध ऊर्जा और उसको कैपिटल ई से प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल ई से प्रदर्शित करेंगे। लेकिन कोई जो बंध अगर बना हुआ है उसको तोड़ने के लिए कोई ऊर्जा हम लोग दे रहे हैं तो जो ऊर्जा उसमें लग रहा है वो कहलाता है बंध वियोजन ऊर्जा या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो इसको कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि डिसोसिएशन माने कि वियोजन, तो डिसोसिएशन का कैपिटल डी यहाँ पे यूज होता है। तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है तो बॉन्ड एनर्जी को ई से प्रदर्शित करेंगे जो बनने पे निकलती है, और जो उसको विघटित करने पे आवश्यक होता है विघटित करने के लिए उसको बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर डी से उसको प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी यौगिक का जैसे निर्माण होता है, जैसे ए और बी दो अलग अलग परमाणु हैं, इन दोनों को अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे या फिर इसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो सहसंयोजक बंध बनेगा। तो यहाँ पे एकल सहसंयोजक बंध बन रहा है और ए बी परमाणु से अणु बन गया, ए बी अणु बना तो इसमें प्लस ऊर्जा, यह ऊर्जा यहाँ से उत्सर्जित हुई तो यही जो ऊर्जा है वो कहलाएगी बंध ऊर्जा। तो ए और बी से जब ए बी बना तो यहाँ पे जो ऊर्जा निकलेगी वो बंध ऊर्जा है। या फिर ए बी को हम लोग तोड़ेंगे तो ए अलग हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा। तो ये कब टूटेगा? जब इसको इतनी ऊर्जा देंगे तो ये टूटेगा। तो ओ ऊर्जा भी बंध वियोजन ऊर्जा कहलाएगी, उसको डी लिखेंगे और अभी जो निकल रहा है उसको ई से लिखते हैं। तो किसी भी यौगिक में एक से अधिक परमाणु भी जुड़े हुए रहते हैं। तो एक से अधिक परमाणु जुड़ा रहता है तो सब परमाणु के लिए बंध वियोजन ऊर्जा का मान अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे मेथेन को लिए हैं CH4, तो अगर मेथेन की संरचना देखेंगे तो इस प्रकार से चतुष्फलकीय संरचना रहता है, H H, इधर भी H और ये H। तो यहाँ पे एक ठो बंध बना, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, चार बंध यहाँ पे बनता है मेथेन में। तो इसको तोड़ने के लिए अलग ऊर्जा देना पड़ेगा, इसके लिए ऊर्जा का मान अलग होगा, इसके लिए ऊर्जा का मान अलग होगा और इसके लिए ऊर्जा का मान भी अलग होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे परमाणु जुड़े हैं तो सब के लिए अलग अलग रहता है बंध वियोजन ऊर्जा का मान।
तो इसको हम लोग अगर मीथेन के लिए बंद वियोजन ऊर्जा का मान निकालेंगे तो उसमें इन सब के जो ऊर्जा का मान है उसका औसत निकालते हैं, और औसत निकालने के बाद जो ऊर्जा हमको मिलती है वही कहलाएगा CH4 या मीथेन का बंद ऊर्जा का मान। लेकिन जब एक ही परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ा रहेगा, जैसे यहाँ पे A से बस B जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो बंद ऊर्जा का मान होगा वही उसके लिए बंद ऊर्जा होगा, वहाँ पे औसत निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 4 परमाणु जुड़ा है इसलिए औसत निकालेंगे, तो जो CH4 है उसमें C और H, पहले वाले H के लिए बंद ऊर्जा का मान इतना है 83 किलो कैलोरी पर मोल। तो जो बंद ऊर्जा है उसकी इकाई रहती है किलो कैलोरी प्रति मोल या किलो कैलोरी पर मोल। तो CH के लिए 83 किलो कैलोरी पर मोल है। CH और H के लिए अब ये दोनों जुड़ के CH बन गए, अब अगला H जुड़ेगा तो CH के साथ H जुड़ेगा, इसके लिए 108 किलो कैलोरी पर मोल। उसके बाद ये सब मिलके क्या बना लेंगे, ये CH2 बना लेंगे, तो CH2 के साथ एक और H जुड़ेगा, तीसरा H, तो इसके लिए 105 किलो कैलोरी पर मोल। उसके बाद ये तीनों में ये सब मिल करके CH3 बनाएंगे, तो इस CH3 से चौथा वाला H जुड़ेगा यहाँ पे, तो इसके लिए जो ऊर्जा का मान होता है 102 किलो कैलोरी पर मोल। माने ये सब इसमें जुड़ते जाएंगे क्रम से, तो इतनी इतनी ऊर्जा यहाँ से बाहर निकलती जाएगी। या फिर इस बंध को हम लोग तोड़ते जाएंगे तो इतना ऊर्जा देंगे तभी ये बंध टूटेगा। तो अब इस सब का औसत निकालेंगे मीथेन की बंध ऊर्जा के लिए। तो यहाँ पे औसत बंध ऊर्जा मीथेन के लिए तो ये हो जाएगा बराबर, सबको जोड़ेंगे तो कितना ठो है 1 2 3 4, सबको जोड़े और 4 से भाग दिए, तो जोड़ने के बाद और भाग देने के बाद सबको जोड़े तो इतना आया 398, और 4 से भाग देंगे क्योंकि संख्या इसमें 4 है। और औसत का सूत्र क्या होता है, आंकड़ों की जोड़ बटा आंकड़ों का संख्या, जितना है सबको जोड़ेंगे और जितना ठो है उतनी संख्या से उसको भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 99.5 किलो कैलोरी पर मोल। तो यह जो ऊर्जा का मान है ये मीथेन के लिए बंद ऊर्जा या बंद वियोजन ऊर्जा का मान होगा। अब देखते हैं कि जो इसी प्रकार से किसी भी दूसरे यौगिक के लिए हम लोग बंद ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। अब देखेंगे बंद ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। तो जो बंद ऊर्जा है उसको बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, जैसे जो बंध की प्रबलता, प्रबल बंध है कि दुर्बल बंध है, उस आधार पे उसको प्रभावित करने वाले कारक निर्भर करते हैं। तो सबसे पहले है परमाणु का आकार। जितना बड़ा परमाणु का आकार रहता है उतनी ही बंध की लंबाई ज़्यादा रहेगी, और बंध की लंबाई ज़्यादा होगी तो बंध ऊर्जा का मान उतना ही कम मिलता है। दूसरा है बंधों की बहुलता। मान लो जो एकल बंध है उनके लिए बंध ऊर्जा का मान कम होता है, और डबल बंध के लिए बंध ऊर्जा का मान ज़्यादा रहता है, और ट्रिपल बंध के लिए भी बंध ऊर्जा का मान और ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे C और C के लिए यहाँ एक ठो बंध है, यहाँ पे दूसरा बंध और यहाँ पे तीन ठो बंध, तो एकल बंध के लिए बंध ऊर्जा का मान कम होगा, उसके बाद इसके लिए इससे ज़्यादा होगा, और जो ट्रिपल बंध है उसके लिए सबसे ज़्यादा रहता है बंध ऊर्जा का मान। तो यहाँ पे देखेंगे तो 811 इसके लिए रहता है 811.2 किलो कैलोरी। यहाँ पे किलो जूल में लिया गया है, इसको बदल भी सकते हैं हम लोग एक दूसरे में, किलो जूल पर मोल। तो C और C डबल बंध के लिए होता है 610.8 किलो जूल पर मोल, और यहाँ पे C और C के लिए होता है 347.5 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे एकल बंध के लिए सबसे कम रहेगा बंध ऊर्जा का मान, डबल बंध के लिए ज़्यादा रहता है, और
ट्रिपल बंध के लिए सबसे ज़्यादा बंध ऊर्जा का मान मिलेगा। तो इस प्रकार से बंध की जो संख्या है बढ़ने पे बंध ऊर्जा का मान बढ़ते जाता है। उसके बाद एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या पर भी बंध ऊर्जा निर्भर करता है। तो जितना अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जितना अधिक होगा उसमें बंध वियोजन ऊर्जा का मान कम होगा, क्योंकि वो प्रतिकर्षण करने का काम करेंगे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो प्रतिकर्षण से बंध अपने आप टूटता है, तो उसको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए बंध वियोजन ऊर्जा का मान कम होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या बढ़ने पे। उसके बाद है दूसरा पैरामीटर, जो बंध पैरामीटर देख रहे थे उसमें आता है दूसरा पैरामीटर, जो है बंध की लंबाई या फिर आबंध की लंबाई। तो आबंध की जो लंबाई है वो दो परमाणु जब आपस में बंध बनाकर जुड़ेंगे तो दोनों परमाणुओं की नाभिकों के बीच की दूरी ही उसकी आबंध लंबाई कहलाती। जैसे ये पहला परमाणु है और ये दूसरा परमाणु है, ये दोनों का नाभिक बीच में है, ये दोनों एक अणु का निर्माण करेंगे। तो इसके नाभिक और इसके नाभिक के बीच की जो दूरी है ये दूरी ही कहलाएगी बंध लंबाई, और इसको स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसको हम लोग इसका आधा कर देंगे, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, तो ये ए परमाणु के लिए है और ये बी परमाणु, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बी हो जाएगी। तो ये ए परमाणु का त्रिज्या है और ये है बी परमाणु का त्रिज्या। तो जो बंध की लंबाई होती है दोनों परमाणु के त्रिज्या के योग के बराबर होती है। तो यही है बंध लंबाई। और बंध लंबाई को जब हम लोग HCl का देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये H और Cl का है, तो ये क्या है, H परमाणु है और ये क्या है, Cl परमाणु है, ऐसा मानते हैं। तो HCl में क्या रहता है, H प्लस और Cl माइनस। तो H यहाँ पे प्लस रूप में रहेगा और ये माइनस रूप में। तो जो इसकी जो त्रिज्या है, इसको हम लोग त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल r से। तो यहाँ पे R प्लस लिख सकते हैं इस वाले मान को इसके लिए, और इसके लिए Cl माइनस लिख सकते हैं। तो D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर R प्लस प्लस R माइनस, सॉरी यहाँ पे R माइनस लिख सकते हैं, या फिर R H प्लस प्लस R Cl माइनस। तो D का मान धन आयन की त्रिज्या और ऋण आयन की त्रिज्या के योग के बराबर होगा आणिक बंध के लिए, लेकिन सहसंयोजक बंध के लिए धन आयन और ऋण आयन नहीं रहेगा, केवल A और B लिखेंगे। ये तो आणिक बंध के लिए था जिसमें आयन है, लेकिन जिसमें आयन नहीं रहेगा उसको क्या लिखेंगे, D बराबर RA प्लस RB, माने A की त्रिज्या प्लस B की त्रिज्या बराबर D होता है, माने बंध की लंबाई रहता है। अब आता है बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले है परमाणु का आकार। जैसे ये परमाणु जितना अधिक बड़ा रहेगा तो बंध लंबाई का मान ज़्यादा होगा, लेकिन ये परमाणु छोटा है तो बंध लंबाई का मान कम है। जैसे ये यहाँ पे अगर बड़ा रहता इस प्रकार से, तो इसका नाभिक यहाँ पे होता तो ये बंध लंबाई का मान बढ़ जाता, लेकिन छोटा है तो बंध लंबाई का मान कम है। तो जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता जाता है बंध लंबाई का मान भी बढ़ता जाता है। जैसे फ्लोरीन के लिए सबसे छोटा है आकार फ्लोरीन का, तो जो HF है फ्लोरीन और HI है, तो इसमें आयोडीन का आकार बहुत बड़ा रहता है और फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होता है इसकी तुलना में। तो जो फ्लोरीन इसके लिए बंध लंबाई का मान कम होगा और HI के लिए बंध लंबाई का मान बड़ा होगा। ये वाला चिन्ह है जिधर
इसका मुंह रहता है वो बड़ा रहता है और जिधर इसका पूंछ रहेगा ये छोटा रहेगा। तो HF का मान छोटा होता है HI के मान से, क्योंकि इसका आकार बड़ा है आयोडीन का और फ्लोरीन का आकार छोटा रहता है। उसके बाद जो बंध की गुणता है उससे भी बंध की लंबाई प्रभावित होती है। अभी देखे थे एकल बंध, डबल बंध और ट्रिपल बंध। तो जो ट्रिपल बंध है उसके लिए बंध की लंबाई का मान सबसे कम रहेगा और जो एकल बंध है उसके लिए बंध की लंबाई का मान सबसे ज़्यादा रहता है। तो जो कार्बन है, कार्बन कार्बन और कार्बन कार्बन, ये यहाँ पे एकल बंध के लिए बंध लंबाई का मान कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही ठो बंध है। जैसे किसी चीज़ को हम लोग एक बार बांधेंगे तो उसमें ज़्यादा दूर दूर रह सकते हैं, लेकिन उसको खींच कर 2 बार अगर बांध देते हैं तो ज़्यादा मजबूत बन जाता है। उसी को खींच कर अगर 3 बार 3 ठो रस्सी से बांध देंगे तो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो जो दूर रहेगा उसको खींचेंगे तो एक दूसरे के पास आता जाएगा। एक बार बांधे तो यहाँ पे बंधाया, ठीक है। दूसरी बार बांधेंगे तो अच्छे से उसको खींच के बांधेंगे तो थोड़ा पास आ जाएगा। तीसरी बार बांधेंगे और अच्छे से खींचेंगे तो और थोड़ा पास आ जाएगा। तो जितना ज़्यादा बार बांधेंगे तो ये बंध क्या है, इसको 3 बार बांधे हैं, इसको 2 बार और इसको 1 बार, तो इसके लिए बंध लंबाई का मान सबसे कम होगा और इसके लिए बंध लंबाई का मान सबसे ज़्यादा होगा। तो एकल बंध के लिए ज़्यादा रहता है बंध लंबाई और ट्रिपल बंध के लिए सबसे कम रहेगा। अब जो तीसरा बंध पैरामीटर में अब तीसरा आते हैं तो वो है आबंध कोण। तो आबंध कोण का मतलब है कि कोई सा भी अणु किससे बनता है, परमाणुओं से। तो जो अणु है वो परमाणुओं से बनेगा। तो हम लोग पहले देखे थे एक होता था केंद्रीय परमाणु और दूसरा था उससे जुड़े हुए परमाणु। तो जो केंद्रीय परमाणु रहेगा उससे परमाणु अन्य परमाणु बंध बना करके जुड़ेंगे। जैसे ये एक केंद्रीय परमाणु है और इससे माना कि 3 हाइड्रोजन बंध बना करके जुड़े हुए हैं और इसमें एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है। ये है क्या का, अमोनिया का। ये अमोनिया की संरचना है जिसमें नाइट्रोजन यहाँ पे केंद्रीय परमाणु रहता है और उससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए रहते हैं बंध बना करके। तो ये जो केंद्रीय परमाणु से अन्य परमाणु इस बंध के द्वारा जुड़ा है, तो इन दोनों बंध के बीच जो बनता है उसको बोलते हैं बंध का कोण। तो इसको परिभाषा रूप में देखेंगे तो जो जटिल आयन में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों को धारण करने वाले कक्षकों के बीच बनने वाला जो कोण है वो आबंध कोण कहलाता है। केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु के कक्षक, इसका कक्षक यहाँ रहेगा, इसका कक्षक यहाँ रहेगा। इन कक्षकों को धारण करने वाले जो बंध है, इन बंधों के बीच बनने वाला जो कोण है वही कहलाता है आबंध कोण या फिर बंध कोण। तो हर परमाणु के लिए इसका मान, परमाणुओं से बने हुए हर अणु के लिए इसका मान अलग अलग रहता है। तो जो अमोनिया है उसके लिए इसका मान रहता है 107, इसका मान हो जाएगा 107 डिग्री। इसी प्रकार जो जल है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O, H और H। यहाँ पे 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन में रहता है और इसका मान होता है 104.5 डिग्री। तो ये है इसके जल का बंध कोण का मान। इसी प्रकार से जो एथिलीन रहता है, C डबल बॉन्ड C, ये हो जाएगा H और H, और इधर भी रहता है एक H और ये H, ये है एथिलीन। तो एथिलीन के लिए 2 हाइड्रोजन के बीच यहाँ पे जो बंध बनता है इसका मान रहता है 120 अंश। तो इसको ऐसे डंडी करके नहीं लिखेंगे, यहीं पे लिख सकते हैं 104
107.5 डिग्री, या इसको यहीं पे लिख सकते हैं 107 डिग्री, या 120 को यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं 120 डिग्री। तो इस प्रकार से होता है बंद कोण। अब देखेंगे कि जो बंद कोण है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो संकरण, किसी भी यौगिक का जो निर्माण होता है परमाणु से अणु का, उसको आगे पढ़ेंगे संकरण। तो संकरण से होता है, तो संकरण में अलग अलग प्रकार के संकरण के लिए बंद कोण का मान भी अलग अलग रहता है। तो किस प्रकार का संकरण किसी परमाणु में हो रहा है उस आधार पे बंद कोण का मान उसमें पाया जाता है। तो जो sp संकरण है, sp संकरण के लिए बंद कोण का मान 180 अंश होता है। sp2 संकरण के लिए 120 अंश होता है, और जो sp3 संकरण है इसके लिए 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। यहाँ पे इसको कोण को, बंद कोण को डिग्री से पढ़ते हैं या मिनट से पढ़ते हैं या फिर सेकंड से भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो 00 है ये डिग्री को प्रदर्शित करेगा, तो ये है 180 डिग्री, 120 डिग्री और 109 डिग्री। और यहाँ पे इस प्रकार से जो रहता है वो रहता है मिनट। तो sp3 संकरण के लिए 109 डिग्री 28 मिनट होता है बंद कोण का मान। इसी प्रकार दूसरा जो कारक है बंद कोण को प्रभावित करने वाले, उसमें है कि जो केंद्रीय परमाणु रहेगा, अभी पढ़े केंद्रीय परमाणु, उससे जुड़े हुए जो परमाणु रहेंगे उनकी प्रकृति पे आबंद कोण का मान निर्भर करेगा कि वो विद्युत ऋणी है कि नहीं, और विद्युत ऋणी है तो कितना विद्युत ऋणी है। विद्युत ऋणता जिसका कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा उसके आधार पे जो बंद कोण है उसका मान निर्भर करता है। तो परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ने पे, विद्युत ऋणता बढ़ेगी तो बंद कोण का मान कम होते जाता है। जैसे Pi3, Br3 और PCl3, इसमें आयोडीन सबसे कम विद्युत ऋणी रहता है, ब्रोमीन इससे ज्यादा विद्युत ऋणी है, और क्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी रहता है। तो विद्युत ऋणता यहाँ पे क्या हो रही है, इधर बढ़ रही है। विद्युत ऋणता, जो विद्युत ऋणता है का मान इधर बढ़ते हुए आ रहा है, तो यहाँ पे जो आबंद कोण का मान घटते हुए जाता है। तो आबंद कोण का मान इसके लिए होता है 102 डिग्री, इसके लिए होता है 101.5 डिग्री, और इसके लिए रहता है 100 डिग्री। तो इधर विद्युत ऋणता का मान बढ़ रहा है, तो इधर आबंद ऊर्जा का मान घटते हुए है, इधर बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे विद्युत ऋणता बढ़ेगी उसके बंद कोण का मान घटते जाता है, ये है उसका प्रभाव। अब जो केंद्रीय परमाणु है उस पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर भी आबंद कोण निर्भर करता है। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या बढ़ने के साथ साथ आबंद कोण का मान कम होते जाता है, क्योंकि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या बढ़ेगी तो प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण होगा तो बंद कोण का मान कम होते जाता है। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बढ़ने पे आबंद कोण का मान कम होते जाएगा। उसके बाद आता है आबंद कोटि, जो चौथा है बंद पैरामीटर में जो चौथा कारक पढ़ना है उसमें आता है आबंद कोटि। तो अब हम लोग को पढ़ना है चौथा पैरामीटर जो कहलाता है आबंद कोटि। तो जो कोई भी अणु लेंगे या फिर आयन लेंगे उसमें उपस्थित बंधों की संख्या ही उसकी आबंद कोटि कहलाएगा। तो जैसे हम लोग कई प्रकार के अणु रहते हैं, जैसे F2, O2, इन सब में, तो जैसे F2 अणु लिए हम लोग, या फिर O2 अणु लिए, या फिर लेते हैं NO अणु, नहीं,
उसके बाद ले लेते हैं CO अणु। तो इन सब में जितने भी बंध रहेंगे वो बंध की संख्या है उसकी क्या कहलाएगी, आबंध कोटि कहलाएगी। तो यहाँ पे F और F इस प्रकार से जुड़े रहते हैं तो दोनों के बीच में एक ही ठो बंध है, तो यहाँ पे आबंध कोटि का मान 1 आता है। यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O और O डबल बंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, तो यहाँ पे आबंध कोटि का मान 2 आएगा, क्योंकि इसमें 1 और 2 ठो बंध है तो आबंध कोटि का मान 2 आएगा। उसी प्रकार अगर CO कैसे जुड़े रहेंगे, C डबल बॉन्ड O, या फिर यहाँ पे जो इसके लिए आबंध कोटि का मान 3 आता है, क्योंकि इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन के पास रहता है, जिसके कारण आबंध कोटि दिखाता है। तो इस प्रकार से आबंध कोटि की संख्या ही उसमें बंध के संख्या के बराबर होगी। तो जो आबंध कोटि है उसके लिए एक सूत्र दिया गया है, उसको बोला जाता है बॉन्ड ऑर्डर या फिर BO, बॉन्ड ऑर्डर, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो BO लिखते हैं, इक्वल टू होता है NB माइनस NA बाई 2। तो NB बराबर होता है B माने बॉन्डिंग और N माने नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या फिर बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या माइनस A बराबर होता है एंटी बॉन्डिंग या प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या बटा 2। अगर बंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या में प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटाएंगे तो जो मान आएगा उसको 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर या फिर BO का मान निकलता है। तो जो बंध कोटि है, बंध की कोटि या आबंध कोटि, उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले है कि विषम इलेक्ट्रॉन बंध वाले अणुओं के लिए 3 इलेक्ट्रॉन अर्ध सहसंयोजी बंध के बराबर होता है। इसी कारण कभी कभी बंध कोटि का मान प्रभाव में आता है। अगर हम लोग देखेंगे NO के लिए, यहाँ पे NO के लिए देखते हैं तो N डबल बॉन्ड O ऐसे तो रहेगा ही, उसके बाद नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर रहता है और ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर रहेगा। इसमें 1 लोन पेयर रहता है और इसमें 2 लोन पेयर, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से बंध इनके बीच पाया जाता है। तो ये विषम इलेक्ट्रॉन वाले अणु हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 यहाँ पे विषम है, तो ये विषम इलेक्ट्रॉन वाले अणु हैं। तो जितने भी विषम इलेक्ट्रॉन वाले अणु रहते हैं उनके लिए बटा के रूप में, जिसको बोला जाता है प्रभात के रूप में भी बंध कोटि का मान आता है। तो यहाँ पे बंध कोटि का मान आएगा 2 सही 1 बटा 2। बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 ठो बंध है तो पूरा 2 आया, और ये इस वाले असमान इलेक्ट्रॉन के लिए 1 बटा 2, तो यहाँ पे 2 सही 1 बटा 2 आता है बंध कोटि का मान। उसी प्रकार जो सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहेगी, उनके लिए बंध कोटि का मान समान आता है। जैसे कि नाइट्रोजन N2 है, तो इसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच 3 ठो बंध पाया जाता है, तो इसके लिए जो बॉन्ड ऑर्डर या फिर बंध कोटि का मान 3 आएगा। उसी प्रकार से फ्लोरीन के लिए F2 के लिए अभी देखे हैं बॉन्ड ऑर्डर का मान 1 आता है। इसके बाद देखेंगे ध्रुवीय और अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। तो जो आबंध कोटि है वह स्थायित्व से सीधे संबंधित रहता है। जितना ज़्यादा आबंध कोटि का मान होगा उतना ही ज़्यादा वह अणु स्थायी रहता है, और आबंध कोटि जो रहेगा बंध की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती
रहता है। तो आबंध कोटि और लंबाई उसके व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। तो आबंध कोटि बढ़ेगा तो लंबाई का मान घटेगा, या लंबाई का मान घटेगा तो आबंध कोटि का मान बढ़ेगा। यह तो हो गया बंध पैरामीटर खत्म। अब हम लोग देखेंगे कि ध्रुवीय एवं अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। तो इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ध्रुवीय का मतलब होता है जिसमें दो ध्रुव होते हैं। तो दो ध्रुव कहने का मतलब है कि एक धन सिरा और दूसरा है ऋण सिरा। तो वे सहसंयोजक यौगिक जिसमें धन भाग और ऋण भाग पाया जाएगा ध्रुवीय सहसंयोजक कहलाएगा, और जिसमें धन भाग और ऋण भाग अलग अलग नहीं रहेगा, दोनों परमाणु एक समान रहेंगे, वो कहलाएंगे अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक। तो पहले देखते हैं अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक। तो H2 और Cl2। H में 2 हाइड्रोजन हैं और क्लोरीन में 2 Cl हैं। H2 माने कि 2 हाइड्रोजन हैं और एकल बंध द्वारा जुड़ते हैं, और क्लोरीन में 2 Cl है, यह भी एकल बंध द्वारा जुड़ता है। तो इसमें दोनों परमाणु समान नाभिक रखेंगे, तो दोनों में कोई भी विद्युत धनात्मक नहीं होगा, ना विद्युत ऋणात्मक नहीं होगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच रहेगा और दोनों की समान समान साझेदारी रहेगी। तो ये अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक कहलाएगा, और ये जो बंध है अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में स्थिर रूप से पाया जाता है, स्थायी रूप से। इसमें भी वही हो रहा है, 2 क्लोरीन है, दोनों के नाभिक समान हैं, तो इनके बीच जो बंध बनेगा दोनों के बीच ही ये बंध बीच में रहेगा, स्थिर रहेगा। तो ये भी अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक है। अगर इसकी लुईस संरचना देखेंगे तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन रहता है, ये 6 और ये 7। इसको क्रॉस से दर्शाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये इस प्रकार से बंध बनाएंगे। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस बंध को बना रहे हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में स्थिर रहेंगे, तो ये भी अध्रुवीय सहसंयोजक बंध होगा। अब देखते हैं दूसरा ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। तो जैसे HCl है, HCl, तो इसको हम लोग H+ और Cl- में तोड़ सकते हैं। तो एक में क्या आ गया, धन आवेश, और दूसरा में ऋण आवेश। तो ये जो 2 भागों में टूट गया, तो ये हो जाएगा ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक। अब यहाँ पे H और Cl के बीच ये जो बंध पाया जा रहा है, ये दोनों के बीच में स्थिर नहीं रहता है। ये यहाँ पे क्लोरीन विद्युत ऋणी तत्व है, क्योंकि इसमें ऋण आवेश रहता है, और ये विद्युत धनी तत्व है, क्योंकि इसमें धन आवेश रहता है। तो ये वाला जो बंध को बनाने वाले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है H, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके बीच में नहीं रहता है, क्लोरीन की ओर थोड़ा सा सरक जाता है और ऐसे पाया जाता है। ये बीचों बीच न रह के क्लोरीन परमाणु की ओर थोड़ा सा खिसक जाता है। तो ये अध्रुवीय सहसंयोजक बंध रहते हैं, जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म विद्युत ऋणी तत्व की ओर खिसक जाता है, तो वो कहलाएंगे अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। इसके और उदाहरण में HF भी अध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनाएगा, क्योंकि ये अधिक विद्युत ऋणी है और ये विद्युत धनी है। HBr में भी इसी प्रकार का बंध पाया जाएगा, और HI में भी इसी प्रकार का बंध पाया जाता है। तो ये सब अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहलाएंगे। इसके बाद अगली क्लास में देखेंगे हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में।